Hello everyone, welcome to Sankalp Competitive Classes. So our today is till 5 of your lecture of economics domain. So आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सा क्वेश्चन कवर कर लिए है, जिसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इसके अलावा हमने और भी बहुत से टॉपिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड कवर किए हैं, हमने इसमें लॉज ऑफ डिमांड कवर किए हैं, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो चुके हैं, जितने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं बट आपके सिलेबस में वो टॉपिक्स के नाम मेंशन नहीं है। सो हम वो टॉपिक्स के लिए भी एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे। सो आज हम हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोर्शन लेट मी रिमेंबर यू कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में थोड़ा सा बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बताया था कि जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, जब हम किसी इंडिविजुअल के डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी इंडिविजुअल की प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, एक चीज है जो मुझे खरीदनी है, उस चीज को लेके मेरी कितनी डिमांड है, ठीक है। तो जब हम एक इंडिविजुअल अपने एक अकेले पर्सन की डिमांड की बात करते हैं, या जब हम एक अकेले पर्सन की प्रोडक्शन की, या एक अकेले पर्सन की कंजप्शन की, या एक अकेले पर्सन की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मीन्स बेसिकली है यहाँ पे इंडिविजुअल। जब यहाँ पे इंडिविजुअल या लोकल मार्केट, ठीक है, इंडिविजुअल या लोकल मार्केट की बात हो रही होती है तो वो हमारा होता है, इट इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका वर्ड बना है माइक्रो से। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जब हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये अनदर पार्ट है इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट है। जहां हम मैक्रो की बात कर रहे हैं वहां हम मैक्रो की बात करते ही करते हैं, और जहां मैक्रो की बात करें वहां माइक्रो की बात होती है, ठीक है। जब मैंने माइक्रो का टॉपिक समझाया था मैंने मैक्रो का भी समझा दिया था, और आज जब मैंने मैक्रो स्टार्ट करना है तो माइक्रो का भी थोड़ा सा रिव्यू। सो स्टडी करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स? देखो, मैंने आपको बोला जब आप एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, एक पर्सन है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने डिमांड की बात कर रही हूँ, या एक पर्सन के कंजप्शन की बात कर रही हूँ कि वो बंदा कितनी चीजें खरीद रहा है, या एक पर्सन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। बट जब अगर मैं होल नेशन की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे नेशन की बात कर रही हूँ, पूरी कंट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है, टोटल की बात कर रही हूँ। ये नहीं कि मेरा आउटपुट कितना है, मैंने जो प्रोड्यूस किया उसका आउटपुट कितना आया, ऐसा नहीं है। ओवरऑल लोग जितने भी हैं इकोनॉमी में, अगर सबकी आउटपुट की, टोटल आउटपुट की बात कर रही हूँ, अगर मैं एग्रीगेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका एक वर्ड बहुत यूज होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है ओवरऑल। तो अगर मैं ओवरऑल लोगों की बात कर रही हूँ वो हमारा स्टडी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। माइक्रो में स्टडी होता है इंडिविजुअल लेवल का, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है एग्रीगेट लेवल, ओवरऑल पूरी कंट्री, पूरे नेशन, पूरी दुनिया की अगर मैं बात कर रही हूँ वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में स्टडी होगा। क्लियर? Now the term macro has been derived from the Greek word, ठीक है। मैक्सिमम जो वर्ड्स होते हैं वो लैटिन वर्ड से लिए होते हैं, बट माइक्रो और मैक्रो ये दोनों वर्ड्स आपके ग्रीक वर्ड से लिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। सो द टर्म मैक्रो हैज बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स लार्ज, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज पोर्शन को स्टडी करते हैं। क्लियर? So the term macro has been derived from the Greek word macros, which means large. Thus the word macroeconomics means large economy. अगर हम पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, लार्ज इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में स्टडी होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन सच प्रॉब्लम्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाता है? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया था आपकी डिमांड वगैरह, सप्लाई, इन सब चीजों में आपके प्राइस लेवल पे फोकस किया जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है,
ऐसा तो नहीं है कि मुझे अगर रोजगार नहीं मिल रहा है या एक पर्सन है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो मैं बोल दूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट में हम ओवरऑल नेशन का देखते हैं कि यार ये तो पूरा नेशन ही ऐसा है, ये पूरी स्टेट ही ऐसी है जहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम एग्रीगेट लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। ठीक है, जब हम एग्रीगेट लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं वो हमारा स्टडीड होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में। और अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्रीगेट लेवल पे ही देखी जाती है, एक या दो पर्सन को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई, महंगाई पूरे, अब ऐसा तो नहीं कि एक दुकान पे चीज सस्ती मिल रही है दूसरी दुकान पे चीज महंगी मिल रही है, एक जनरल प्राइस लेवल उसका पहले से डिफाइन होके आता है। सो इन्फ्लेशन भी जो है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे डिस्कस होती है। सो इन्फ्लेशन भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में स्टडी करते हैं। टोटल आउटपुट, मैंने पहले ही बोला अगर मैं टोटल नाम ले रही हूँ तो वो मैक्रो में ही आएगा। ठीक है, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ तो वो माइक्रो में आएगा, अगर मैं टोटल की बात कर रही हूँ तो वो हमारा मैक्रो के पोर्शन में स्टडी होगा। एंड अदर मैटर्स ऑफ इकोनॉमी, और भी बड़े बड़े जो मैटर्स हैं पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड, नॉट ओनली वन इंडिविजुअल से रिलेटेड, पूरी होल इकोनॉमी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो हमारे किस में स्टडी होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये लार्ज इकोनॉमी की स्टडी है, इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इसमें हम इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इसमें हम टोटल आउटपुट कितनी जनरेट हो रही है इकोनॉमी में उसका प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीन्स कौन कौन सी चीजें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं, आप एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के किन किन चीजों के बारे में जान सकते हैं। क्लियर, जैसे हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने डिमांड के बारे में जाना था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कैसे एक चीज के लिए हम दूसरी चीज सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो वैसे ही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कुछ चीजों के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में जो इकोनॉमी में चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें हैं इकोनॉमी में जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अगर मैं बोलूं सिर्फ इंडिविजुअल की इनकम तो वो हमारी किस में स्टडी होगी, वो हमारी माइक्रो में स्टडी होगी, बट यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे नेशनल है। नेशनल इनकम मतलब जो पूरे नेशन की अगर हम इनकम निकालते हैं तो वो हमारी होती है नेशनल इनकम, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से। क्लियर है, नेशनल इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। सो नेशनल इनकम जब हम स्टडी करते हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने पहले ही ऊपर बता दिया अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन को देख के हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, मनी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो हमारा इसमें आता है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, याद रखना, अब आप बोलोगे आपने माइक्रो में भी बताया था प्राइस लेवल, एक होता है प्राइस लेवल, एक होता है जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, अगर मैं सिर्फ प्राइस लेवल की बात कर रही हूँ तो मैं कम एक मार्केट के प्राइस की बात कर रही हूँ, या मैं किसी इंडिविजुअल की प्राइस चीज की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक चीज के बारे में माइक्रो के क्वेश्चन में बात कर रही हूँ। बट अगर मैंने एक वर्ड लगा दिया है जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है, जब हम एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते, जब हम ओवरऑल इकोनॉमी में जो भी चल रहा है सबके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं जनरल। तो जब हमने बोला जनरल प्राइस लेवल, इसका मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में किस रेट से हमारा प्राइस चल रहा है चीजों का, उसको स्टडी करना। ठीक है, इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ है, ऑब्वियसली अगर हम इकोनॉमी से रिलेटेड किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो में होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें हमारा एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, रिवोल्यूशन, डेवोल्यूशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये सब चीजें हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में स्टडी की जाती हैं। ठीक है, और ये सब हमारा पूरा इकोनॉमी दो कंट्रीज को लेके हम स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज जाती है। ठीक है, तो अगर कंट्री की कंट्री बीच में इन्वॉल्व हो रही है तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्लियर है, अब एक चीज है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट रिमेन कांस्टेंट। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं
टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट उसमें कांस्टेंट रहता है। मैक्रो में हम तो स्टडी करते हैं इन चीजों के बारे में, बट माइक्रो में ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं। मैक्रो में क्या कांस्टेंट रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपका मैक्रो में कांस्टेंट रहता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स। देखिए इकोनॉमी जो हमारी चलती है वो 4 सेक्टर्स को लेके चलती है। ठीक है, कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं? हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर है। ठीक है, क्या क्या काम है इन सेक्टर्स के हम पढ़ते हैं। हाउस होल्ड में आ जाते हैं कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड में जैसे हम नॉर्मल लोग जो हम चीजें खरीदते हैं बाजार में जाके, तो हमारा किस में आता है? कौन से सेक्टर में आता है? हाउस होल्ड सेक्टर में आता है। ठीक है, इसमें हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, हम चीजें खरीदते हैं मार्केट में जाके। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं? दीज आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे ओनर है? देखो, आप एक फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है, एक मशीन डालते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं। अब आपको उसके लिए लेबर्स चाहिए। क्लियर? लेबर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? लेबर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फैक्ट्री की मशीन्स के अंदर से तो लेबर बाहर नहीं आएंगे। लेबर्स आपको हाउस होल्ड से मिलेंगे। हम जैसे नॉर्मल लोगों के बीच ही जो होते हैं लोग लेबर्स होते हैं। ठीक है, सो लेबर्स जो अपने घर से ही आते हैं ना, कहीं से फैक्ट्री से मशीन से बनकर तो नहीं आते। जो अगर जो चीज घर से आ रही है तो वो हमारी हाउस होल्ड सेक्टर में होती है। सो हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। मीन्स जो हमारे लेबर्स हैं वो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से ही आते हैं वहां काम करने। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हाउस होल्ड है वो ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर जहाँ पे चीजें बनती हैं, जैसे आपका फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जैसे कि फर्म, जो भी आपकी एक बड़ी सी इंडस्ट्री है जिसमें छोटी 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 आपकी फर्म्स लगी होती हैं। सो प्रोडक्शन सेक्टर में वो सब फर्म्स जो है आपकी इन्वॉल्व होती है इन द इकोनॉमी। फॉर द प्रोडक्शन फर्म्स क्या करती है? फर्म हायर करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। कहाँ से हायर करती है? हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करती है। ठीक है, सो फर्म हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। और कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? याद रखिएगा, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ठीक है, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हर प्रोडक्शन सेक्टर में इंपॉर्टेंट होता है। और वो उसको कहां से मिलता है? हाउस होल्ड सेक्टर से मिलता है, स्पेशली आपका लेबर। क्लियर? नाउ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का क्या काम है? ये देखना कि इकोनॉमी में जो भी चल रहा है क्या वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, क्या कहीं पे कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, क्या कहीं पे कोई गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहा। सो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपका गवर्नमेंट सेक्टर का काम होता है। सो इट एक्ट एज ए वेलफेयर एजेंसी, लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट सेक्टर होती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर होती है। डिफेंस, अगर कोई क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर होती है। ठीक है, एंड अदर सर्विस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और भी लोगों के वेलफेयर के लिए जितनी भी चीजें करती है हमारी गवर्नमेंट करती है। प्रोडक्शन सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इसको लोगों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मोटिव होता है लोगों का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एज ए प्रोड्यूसर भी एक्ट करती है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें आपकी वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इसीलिए अगर बाकी कंट्रीज को इन्वॉल्व है, अगर यहाँ से चीजें बाकी कंट्री में जा रही हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है, अगर इंडिया से सपोज करिए यूएसए में कोई चीज जा रही है तो वो हमारी एक्सपोर्ट हो गई। अगर यूएसए से इंडिया में कोई चीज आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में काउंट होता है। ठीक है, इट इज एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में हम रहते हैं, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री कौन सी है? इंडिया।
सो कैपिटल गुड्स, बड़ी बड़ी मशीन्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्रीज में जाती हैं, उनको भी हम इस एक्सटर्नल सेक्टर में काउंट करते हैं। आई होप ये 4 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर जो सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, हायर नहीं करता है, देता है वो प्रोडक्शन सेक्टर को। प्रोडक्शन सेक्टर जो हाउस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं, ठीक है, और आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो वेलफेयर करती है लोगों का, जो लोगों देखती है कि क्या प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है, कोई गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहा। और एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आ जाता है, गुड्स का भी, सर्विसेज का भी, कैपिटल गुड्स का भी, जो मशीन एक कंट्री से दूसरी जगह जाती है वो भी हमारी एक्सटर्नल सेक्टर में आती है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत से लोगों के दिमाग में भी आता होगा, हम क्या करते हैं, हमारी अगर इनकम है तो हम उसमें से कुछ सेव करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सेविंग में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या है, जितना जितना बचा सकते हो बचा लो, आगे जाके काम आएगा। क्या होगा अगर इकोनॉमी में हर इंसान सेव ही करे, कुछ खरीदे ही ना, तो क्या इकोनॉमी अच्छी चलेगी, क्या इकोनॉमी बुरी चलेगी, क्या होगा? ये क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है। वट इफ ऑल पीपल से, क्या होगा अगर सारे के सारे लोग सेव ही करें, कुछ ना कुछ सेव ही करते जाए, कंज्यूम ना करें। आपको जितनी भी इनकम मिल रही है वो सब आप अपनी पॉकेट में डालो और सेव करके रखो, खरीदो कुछ ना उससे, तो क्या होगा इकोनॉमी में? ठीक है, सो हम दो लोगों के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एक हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एक हम ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल सेव करता है पूरी इकोनॉमी में, अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ सेव कर रही हूँ, मैं कुछ खर्च नहीं कर रही, तो क्या होगा, ये मेरा वेलफेयर है, मुझे फ्यूचर के लिए ज्यादा मेरे पास पैसा होगा। ठीक है, मैं सेव किए जा रही हूँ, इट एड्स टू माई फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, इससे मुझे फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट होगा। सो इंडिविजुअल लेवल के लिए बहुत बेस्ट है, आप सेव करो। बट अगर मुझे देख के सारे ही इकोनॉमी के लोग सेव करना शुरू हो जाते हैं कि इसके पास तो फ्यूचर में ज्यादा पैसा है तो हम भी सेव करेंगे, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, डिमांड सबसे पहले कम हो जाएगी। जब आप चीजें खरीदोगे ही नहीं, डिमांड कहाँ से होगी? डिमांड क्या होता है? जब आपको कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज चाहिए, वही होती है डिमांड। तो जब आप कोई चीज खरीदोगे ही नहीं तो डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होगी तो उससे क्या होगा, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। क्यों इन्वेस्टमेंट कम होगी? देखो, एक इंसान जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे पैसा लगाना है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, कोई काम खोल रहा है नया, कोई किसी चीज कपड़ों का बिजनेस खोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या है, मुझे पैसा लगाना है उसकी फैक्ट्री में, फिर जितना बेनिफिट होगा आधा उसका आधा मेरा। बट क्या हो गया, डिमांड कम हो गई, लोगों ने कपड़े खरीदना बंद कर दिए। अब जब लोग कपड़े खरीदेंगे ही नहीं तो क्या उस फैक्ट्री को बेनिफिट होगा? नहीं होगा। अब उस कंट्री को बेनिफिट ही नहीं होगा तो मुझे क्या मिलेगा पैसा लगा के? कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी? नहीं करूंगी। सो इसीलिए जब आपकी डिमांड ही कम हो जाएगी, जब लोग चीजें खरीदेंगे ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे? क्यों इंसान पैसा लगाएगा आपकी फैक्ट्री में जब कोई खरीद ही नहीं रहा आपकी चीजें? सो जब डिमांड फॉल हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब कोई पैसा ही नहीं लगाएगा मेरी फैक्ट्री में, मैं मशीन्स कहाँ से खरीदूंगी, मैं प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करूंगी? ठीक है, प्रोडक्शन, अब मेरे पास मशीन्स ही नहीं होगी, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ सामान ही नहीं होगा, तो मैं लोगों लेबर्स को अपने पास रख के क्या करूंगी? ठीक है, तो मैं लेबर्स को भी निकालना शुरू कर दूंगी कि कोई पैसा तो लगा नहीं रहा, मेरे पास ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रही, मेरे पास पैसा आ नहीं रहा, तो मैं लेबर्स को वेजेस कहाँ से दूं? तो जब मैं वेजेस ही नहीं दूंगी तो मैं लेबर्स को निकालना शुरू कर दूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, और इकोनॉमी में फ्यूचर में बहुत ज्यादा पॉवर्टी आ जाएगी। लोगों, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों को काम से निकाल दिया, गरीबी आ जाएगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। ठीक है, सो इसीलिए अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो अच्छा है, अगर मैं सिर्फ मैं सेव कर रही हूँ, सिर्फ एक पर्सन सेव कर रहा है तो अच्छा है। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी सेव करेगी तो नतीजा देख लो, ना कोई पैसा लगाएगा प्रोडक्शन में, ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, सो इसलिए है कि जब सब पीपल सेव करना शुरू हो जाए तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा है, पर ऑल द इकोनॉमी पीपल के लेवल पे अच्छा नहीं है।
अब हमारे टू स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है। वैसे तो बहुत है, पहले आपका क्लासिकल्स आता है, ठीक है। ठीक है, क्लासिकल्स ने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत सी थ्योरीज दी, बहुत से ऐसी चीजें, पॉलिसीज बताई कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चले। फिर जब क्लासिकल्स धीरे धीरे वीक होने लगे तो किनीशियंस आ गए क्लासिकल्स के अगेंस्ट, ठीक है, कि क्लासिकल्स ने ये जो आपकी पॉलिसीज दी हैं ये पॉलिसीज गलत है, आप दूसरी पॉलिसीज अपनाओ, आपकी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी बेटर रहेगी। फिर उसके बाद कौन आ गए, फिर उसके बाद पोस्ट क्लासिकल्स आ गए, पोस्ट किनीशियंस आ गए, ठीक है। दोबारा से क्लासिकल्स आ गए जिन्होंने इस किनीशियन के अगेंस्ट देना शुरू कर दिया और इस थोड़ा सा इसके फेवर में देना शुरू कर दिया। सो इस तरह से बहुत से स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जो आपके आए थे, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, क्लासिकल और किनीशियंस, ठीक है। क्या है हम पढ़ेंगे। क्लासिकल स्कूल्स हैं जिसमें आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आते हैं, दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट लगा लो आप, ठीक है, फॉर ईज के लिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट लगा लीजिए। दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं आपके, एक आपके आ जाते हैं क्लासिकल्स, आपको पता है क्लासिकल से पहले भी आए थे, क्लासिकल से पहले आपके मर्चेंडीज आए थे, ठीक है, बट सिलेबस में नहीं है, हम जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट में सबसे पहले आ जाते हैं आपके क्लासिकल्स, क्लासिकल्स के बाद आपके आ जाते हैं कीनीशियंस। तो दो इकोनॉमिस्ट, दो टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट होते हैं जो क्लासिकल्स की पॉलिसीज को फेवर करते हैं और कुछ कीनीशियंस की पॉलिसीज को फेवर करते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है क्लासिकल्स, ठीक है, कीनीशियन से पहले कौन आए थे, क्लासिकल्स आए थे। क्लासिकल्स में क्या आता है, इसमें कौन कौन से इकोनॉमिस्ट आते हैं आपके, मिल, माल्थस, पिगू, रिकार्डो। नाम पूछ सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिस्ट है ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, क्लासिकल से या किनीशियन से, यू शुड नो, ठीक है। मिल, माल्थस, पिगू एंड रिकार्डो, ये आपके किस में है, ये आपके क्लासिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से हैं। दे ऑल एडवोकेट फॉर अ फ्री इकोनॉमी, मीन्स जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमी है, ठीक है, जो हमारी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो किसके फेवर में है, वो फ्री इकोनॉमी के फेवर में है। मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्री इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। इट मीन्स क्लासिकल्स गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है हमारी मार्केट में ज्यादा दखल अंदाजी करे, ठीक है। They all advocated for free economy. It is an economy in which government does not interfere. एक ऐसी economy जिसमें government कोई भी interfere ना करे। Consumption and investment जो भी decisions हैं, जैसे कि what to produce, how to produce, for whom to produce, ये सब decisions खुद producers या consumers लें, government को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। These are taken by the market forces of demand and supply. तो ये जो डिसीजन है आपके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजंस कौन लेंगे, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आपकी मार्केट इकोनॉमी ही आ गई जो हमने पहले ही स्टडी कर ली है, जिसको करनी है वो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स। मैंने पहले ही बोला जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं इनका मेन मोटिव आपका वेलफेयर नहीं है, इनका मेन मोटिव है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स। और अगर यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है आपका, ठीक है, सपोज करिए ये आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, ये आपकी इकोनॉमी है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका डिमांड और यहाँ पे आपका सप्लाई, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, इक्विलिब्रियम, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पे चल रही है। सपोज किसी टाइप का डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी ऊपर की तरफ चल जाती है इस तरह से, प्राइसेस जो है आपके इंक्रीज हो जाते हैं और क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मार्केट फोर्सेस जो डिमांड ऑफ सप्लाई की हैं वो क्या करेंगे, अपने आप ही इस तरीके से करेंगे कि आपकी जो प्राइसेस है वो यहाँ पहुंच जाएंगी और आपकी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पहुंच जाएगी, अपने आप ही यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। किसी को बीच में गवर्नमेंट को दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो आपकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी,
ठीक है, जब आपकी डिमांड कम होती है तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइसेस इंक्रीज होती है, डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अगर डिमांड कम है तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फिर प्राइसेस का क्या होगा? फिर प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी चीज की डिमांड कम होती है प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। अगर पहले प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड बढ़ जाएगी, सॉरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर पहले प्राइसेस बढ़े डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। बट डिमांड और प्राइसेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपकी डिमांड ही कम चल रही है किसी चीज की तो आप प्राइसेस क्यों बढ़ाओगे? आप प्राइसेस कम करोगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। डिमांड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जब आपकी डिमांड जो है वो कम हो गई, प्राइसेस आपने आप ही कम करना शुरू कर दोगे ताकि लोग आपकी चीजें खरीदें। ठीक है, सो अपने आप ही आपके प्राइसेस जो है वो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक, सो इसी तरह से मार्केट फोर्सेस जो है हम डिमांड एंड सप्लाई की वो इस तरह से काम करेंगी कि अपने आप ही जो है आपकी इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाएगी। ये आपका डिसइक्विलिब्रियम है, इससे आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाएगी खुद ही। क्लियर? सो ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है क्लासिकल्स, कि अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है इट विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड बाय द मार्केट फोर्सेस। अपने आप ही मार्केट फोर्सेस कि जब वो देख रहे हैं आपकी डिमांड कम है तो वो आपकी प्राइसेस भी कम कर देंगे। तो अपने आप ही आपकी मार्केट फोर्सेस इस तरीके से काम करेगी कि आप डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ चल पड़ेंगे। द क्लासिकल बिलीव्स दैट फ्री इकोनॉमी इज द बेस्ट इकोनॉमी। ऑब्वियसली अगर आप फ्री इकोनॉमी पे बिलीव कर रहे हो तो आपके लिए वही बेस्ट है। तो उनको लगता था कि हमारी जो फ्री इकोनॉमी है वो बेस्ट इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फुल एम्प्लॉयमेंट है, हाईएस्ट इनकम है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है, लोग कंजप्शन भी ज्यादा कर रहे हैं, लोग कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, हाईएस्ट इनकम और जिसकी वजह से अपने आप ही इक्विलिब्रियम, और इसमें क्या होता है अपने आप ही आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। सो इसीलिए क्लासिकल सोचते थे कि आपकी जो फ्री इकोनॉमी है वो आपकी बेस्ट इकोनॉमी है। बट अब इसके हिसाब से आपकी इकोनॉमी चल पड़ी। ठीक है, क्लासिकल्स ने जैसे बोला कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी वैसे चल पड़ी। बट एक टाइम आया जब हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया, ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, कि प्राइसेस आपके फॉल ही करना शुरू हो गए, प्राइसेस इंक्रीज ही नहीं हुए। अब प्राइसेस कम होंगे जो चीज बना रहा है, ठीक है, अगर वो चीज 1000 रुपए में बना रहा है लेकिन बिक वो आपकी 900 में रही है या 800 में रही है तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको लॉस हो रहा है। तो वैसे ही आपके जो प्राइसेस है वो फॉल ही करना शुरू हो गए, वो इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे। किस वजह से? इस वजह से। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने प्रॉफिट मोटिव से अपने प्राइसेस इतने कम कर दिए कि एक टाइम पे आके प्रोड्यूसर को लॉस होना शुरू हो गया। प्रोड्यूसर की अपनी मर्जी से एक गुड है जो ये प्रोड्यूसर भी बना रहा है, ये प्रोड्यूसर भी बना रहा है। ठीक है, इसने अपने प्राइस ₹100 किए, इसने अपने 50 कर दिए। तो ऐसे करते करते फिर इसने 50 किए, इसने ₹40 कर दिए। तो ऐसे करते करते आपके प्राइसेस जो है वो फॉल ही होना शुरू हो गए, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया ही नहीं। फिर हमारे क्लासिकल्स की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। ठीक है, क्लासिकल्स की थ्योरी जो है वो उस टाइम पे फेल हो गई। फिर हमारे आए कीनीशियंस स्कूल्स ऑफ थॉट। ठीक है, जिन्होंने उस टाइम हमारी इकोनॉमी को संभाला। कब? जब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से हमारी इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन की तरफ चल पड़ी थी। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? सबसे पहले ये किसने लाया था? इसको कीनीशियन किस लिए बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कीन्स ने लाई थी। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द पीरियड, कब आया था हमारा ग्रेट डिप्रेशन? 1930 से 1940। ठीक है, इस पीरियड में हमारा ग्रेट डिप्रेशन आ गया था ड्यू टू क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट। सो इन्होंने क्या बोला? वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ गया था जिसमें आपके प्राइसेस जो है वो फॉल होने शुरू हो गए। जैसे कि मैंने बोला आपके प्राइसेस फॉल हो गए, आपका प्रॉफिट फॉल होना शुरू हो गया। अभी बताया मैंने 1000 की चीज बन रही है, आप 900 में बेच रहे हो। ठीक है, तो फिर आपको लॉस ही है, प्रॉफिट तो है नहीं। और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, चीज पैसे आप दे ज्यादा रहे हो, कमा कम रहे हो, तो आप लेबर्स को निकालना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि वेजेस देने के लिए पैसे कम पड़ते हैं। ठीक है, सो आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। ऑब्वियसली जब आपको लॉस हो रहा है, जब आपकी इकोनॉमी लॉस में जा रही है तो क्यों कोई पैसा लगाएगा। ठीक है, सो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई है। चीजें सारे इंटरलिंक्ड है। ठीक है,
Thus he suggested that direct intervention of government। तो फिर हमारे कीन्स आए जिन्होंने बोला कि भाई नहीं, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना ये इकोनॉमी नहीं चल सकती, गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेयर करना जरूरी है। सो इन्होंने बोला गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट, द गवर्नमेंट मस्ट टेक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन लार्ज स्केल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब देखो, आपकी फैक्ट्री है, कोई भी आपकी फैक्ट्री में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे किसको आना चाहिए? गवर्नमेंट को आना चाहिए और उसको लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज खोलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, फिर जाके हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ी सी जनरेट होगी। अब इन्वेस्टमेंट करेगा, फैक्ट्रीज लगाएगी गवर्नमेंट, फैक्ट्रीज लगेगी तो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए हमें लेबर्स भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी होगी। देखो, गवर्नमेंट ने आपकी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, ठीक है, गवर्नमेंट चीजें खरीदेगी भी, सिर्फ लगाएगी, चीजें खरीदेगी भी, डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो कीन्स है इन्होंने बोला कि इकोनॉमी को गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट करना चाहिए, अदरवाइज इट विल सफर द साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। वरना इन्फ्लेशन जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिफ्लेशन जब प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, तो इकोनॉमी इन दो चीजों से सफर करती रहेगी अगर गवर्नमेंट बीच में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो। कीन्स ने बोला गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इसीलिए जो कीन्स थे दे वर इन फेवर ऑफ, सबसे बड़ा डिफरेंस ही क्लासिकल्स और कीन्स में यही है, ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जो क्लासिकल्स थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, बट कीन्स जो थे वो गवर्नमेंट के फेवर में थे। और ये पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद हमारी इकोनॉमी में एकदम बहुत ज्यादा चेंज आया, हमारी इकोनॉमी काफी ऊपर गई, ठीक है। फिर एक टाइम आया जब कीन्स की भी थ्योरी जो है वो धीरे धीरे इकोनॉमी नहीं एडजस्ट कर पाई, फिर हमारे और क्लासिकल्स, दोबारा क्लासिकल्स आए, वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस दो स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ने, क्लासिकल्स और केनीशियंस। क्लियर? आई होप क्लासिकल्स और केनीशियंस क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ गुड्स। देखो, 4 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला गुड क्या है? फाइनल गुड, ठीक है। दूसरा गुड क्या है? इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तीसरा है कंजप्शन गुड, कंज्यूमर गुड भी हम इसको बोल सकते हैं, कंज्यूमर गुड। और चौथा लास्ट है कैपिटल गुड, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ गुड्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड। क्या होता है फाइनल गुड, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर और कैपिटल, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले आता है हमारा फाइनल गुड। नाम से ही पता चल रहा है फाइनल, मतलब अब इस गुड जो है आपका पूरी तरह से रेडी है, रेडी टू यूज। अब इस गुड को आपको और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, इसमें ये फाइनल गुड प्रिपेयर है। एक शर्ट आती है मार्केट में, ठीक है, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप एक शर्ट खरीदते हैं, क्या उस शर्ट को लेने के बाद आप उसमें चेंजेस करते हैं कि नहीं मुझे इसका डिजाइन चेंज करना है या मुझे इसका क्लोथ जो मैंने इसमें यूज किया है वो चेंज करना है? नहीं, वो एक फाइनल गुड आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होके आता है और आपको वो खरीदना होता है, वो आपको बेचने के लिए तैयार होता है, दुकान वाला उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो वैसे दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें और फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, अब आपका वो गुड फाइनल तैयार हो चुका है, अब उसमें डिजाइन चेंज नहीं कर सकते, अब उसमें क्लोथ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स। जो लोग खरीद रहे हैं रेडी है कि वो उनके लिए यूज करने के लिए, अब उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती। और यू कंज्यूमर भी आपके यूजर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी आपके यूजर हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्रोड्यूसर अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए वो चीज यूज कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है उससे
एक सिंपल क्लोथ लेना हो जिससे वो आगे कुछ शर्ट बनाए या कुछ भी बनाए, तो वो क्लोथ आपका प्रिपेयर है, तो वो एज ए प्रोड्यूसर आपने वो क्लोथ ले लिया आगे कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, बट दैट्स नॉट हियर। हियर इट इज अ फाइनल गुड, ये आपकी दुकान पे फाइनल गुड आ चुका है, अब ये बेचने के लिए तैयार है, अब आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो ये आप क्या आ जाता है, फाइनल गुड्स। ओनली फाइनल गुड्स आर यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो उसमें हमारे फाइनल गुड्स मेजर होते हैं, ठीक है। वो गुड्स मेजर होते हैं जो बेचने के लिए तैयार है, वो गुड्स मेजर नहीं होते जिसमें हमें चेंज करना है, ठीक है। वो गुड्स इसमें काउंट होते हैं जो आपके बिकने के लिए तैयार है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर आप फाइनल गुड कोई कंज्यूम हाउस होल्ड खरीद रहा है, ठीक है, अगर वो गुड कोई हाउस होल्ड खरीद रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अगर वो गुड कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला यूजर्स दोनों हो सकते हैं, अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसीलिए जो आपका फाइनल गुड की एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड और कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों के बेस में होती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो फाइनल गुड्स समझ में आ गए, वो गुड्स जो आपके बिकने के लिए तैयार है, जिसमें अब कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो गए, जिसमें अभी आपकी वैल्यू एडिशन होगी, जिसमें आपकी वैल्यू एडिशन होगी, मीन्स अभी आपने उसमें चेंजेस करने हैं। सपोज करो आपने एक वुड ली, ठीक है, वो वुड आपने ले ली, क्या वो वुड आपका फाइनल गुड है, नहीं, वो वुड आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, आप उससे चेयर बनाओगे, ठीक है। सो वो चेयर जो होगी वो आपका फाइनल गुड होगा, ठीक है। ये चेयर आपकी क्या है, फाइनल गुड, ये चेयर आपकी मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, बट क्या ये वुड आपका फाइनल गुड है, नहीं, इससे आपने आगे और चीज बनाई, तो ये आपका एज ए रॉ मटेरियल यूज हुआ है, तो ये भी प्रोडक्शन के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स जिसमें भी और वैल्यू ऐड होगी और वो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट में तैयार होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर। सो दोज गुड्स that have not crossed the boundary line of production means अभी उसमें और प्रोडक्शन होनी है, अभी उसमें और चेंजेस होनी है, अभी हमने उसमें और ज्यादा बदलाव लाने हैं, एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड मीन्स अब आप वुड है, वुड में आप और भी वैल्यू ऐड करोगे, उसको कट करोगे, उसको शेप दोगे, ठीक है, उनकी भी अलग से कॉस्ट होगी, ठीक है। वुड अगर आपने 1000 की ली तो ऐसा तो नहीं आप 1000 की चेयर बेच दोगे, नहीं ना, उस चेयर को बनाने में शेप्स दी आपने, उसको डिजाइन दी है, उन सब चीजों का हुआ, तो वो 1000 में आपकी और वैल्यू ऐड होनी है, उस 1000 में आपकी 200 हो सकता है शेप्स का लगे, 200 हो सकता है आपका डिजाइन का लगे, ठीक है, तो ये आपका 1400 का हो गया। तो वैल्यू जो है इसमें आपकी ऐड होनी है, जब आपकी वैल्यू भी ऐड होनी है मीन्स जब आपने वुड खरीद ली तो उसमें भी आपको और पैसा खर्चना है उस चीज को एक फाइनल गुड बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। These goods are purchased by one firm from the other, use them as a raw material। ये गुड जो है सपोज एक फर्म है जो आपको ये मोटी मोटी लकड़ी के पीसेस बेचती है, तो दूसरी फर्म चेयर बनाने वाली फर्म उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करेगी और एक और जो प्रोडक्शन है वो बनाएगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब कोई प्रोड्यूसर जो है आपका इंटरमीडिएट गुड खरीद रहा है, जब एक फर्म आपकी गुड खरीद रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड कौन से गुड्स होते हैं, विच आर डायरेक्टली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये आप डायरेक्टली लोगे और यूज करोगे, ठीक है। कोई आपको इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज नहीं करना, कोई आपको इसको और फर्दर इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। जैसे कि आप दुकान पे गए, आपने कोल्ड ड्रिंक ली और उसको सीधा पी लिया, कोई आपने उसमें चेंज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, सीधा कोल्ड ड्रिंक ली और पी ली, वो आपका क्या हो जाता है, कंज्यूमर गुड, जो आप सीधा खरीद लेते हो जाके। क्लियर। So these goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants, or these are not used for the production of other goods। इसको दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। देखो फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड में ये डिफरेंस है,
जो फाइनल गुड है आपका, ये कहीं ना कहीं एज ए रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है। कि सपोज एक फैक्ट्री है जिसने स्टील बनाया, ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसने स्टील बनाया, तो वो जो स्टील है वो उस फैक्ट्री का फाइनल गुड है जो बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन दूसरी फैक्ट्री ने उस स्टील से सपोज करो कोई रॉड बनानी है, ठीक है, तो वो जो है वो स्टील उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। तो यानी कि एक फैक्ट्री का फाइनल गुड दूसरी फैक्ट्री का इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, बट कंज्यूमर गुड नहीं। कंज्यूमर गुड आपका कभी भी जो है रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड नहीं हो सकता। अब समझ में आया फाइनल और कंज्यूमर गुड में डिफरेंस। फाइनल गुड आपका कहीं ना कहीं एज ए रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है, ठीक है। सपोज मैंने क्लोथ बनाया, वो मेरा फाइनल गुड था। मैंने क्लोथ बनाया, मैंने बेचने के लिए रख दिया, वो मेरा फाइनल गुड। लेकिन दूसरी फर्म ने वो मुझसे खरीदा, मेरा फाइनल गुड खरीद लिया, बट उन्होंने उस क्लोथ को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया और फर्दर कोई चीज बना दी, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। सो जो चीज जो मेरी फाइनल गुड है बट दूसरे की इंटरमीडिएट गुड हो सकती है, वो फाइनल गुड है। बट जो चीज मेरी तैयार है और उसको आप फर्दर किसी चीज के लिए यूज कर ही नहीं सकते, अब कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक से आप क्या बना लोगे, कुछ नहीं, तो वो जो है कंज्यूमर गुड है जिसको आप फर्दर किसी और चीज में चेंज नहीं कर सकते। अब कंज्यूमर गुड्स के कुछ टाइप्स हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, वो गुड्स बहुत सालों साल चलते हैं। ड्यूरेबल बैटरीज भी आपने ऐड सुनी होगी, एडवर्टीजमेंट आती है टीवी में। जो ड्यूरेबल वो चीजें होती हैं जो बहुत सालों साल चलती हैं, आपकी खराब नहीं होती हैं, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो सिर्फ एक साल तक या एक साल से थोड़ी सी ज्यादा देर तक चल लेंगी, सालों साल नहीं चलेंगी, एक साल या एक से थोड़ी देर ज्यादा तक, वो होती है हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज सिंगल यूज, आपने एक बार यूज किया खत्म। कोल्ड ड्रिंक ली, क्या सालों साल आप वो कोल्ड ड्रिंक पीते रहोगे उसी सेम कैन से, नहीं, आपने एक बार पी कोल्ड ड्रिंक खत्म, तो वो आपकी क्या आ जाती है, वो आती है आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सर्विसेज जैसे कि मटेरियल जो ह्यूमन बॉडी सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैं टीचर हूँ, मैं भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये आपका आ जाता है सर्विसेज गुड में, ठीक है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ गुड इज कैपिटल गुड। कैपिटल नहीं, हमें क्या, कैपिटल्स क्या होती है, मशीन्स। कैपिटल्स क्या होती है, मशीन्स। सो दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू। जो हमारे ज्यादा सालों तक चीज यूज हो, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। एक चीज है जो कल ही खराब हो जाएगी तो कितनी कीमत होगी उसकी, लेकिन जो चीज आपकी ज्यादा साल तक चलती रहती है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि आप कोई कपड़ा खरीदते हो, बड़ा महंगा होता है, तो दुकानदार बोलता है कि नहीं मैडम जी, ये कपड़ा जो है आपका, अब जितनी मर्जी बार वॉश करो, जितने मर्जी बार पहनो, खराब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये क्या है, ये ड्यूरेबल है, ये आपका खराब नहीं होगा जल्दी। तो इसीलिए वो चीजें जो ज्यादा देर तक रहे वो खराब नहीं होती। कैपिटल्स, आप मशीन्स लगाते हैं, ऐसा तो नहीं आज आपने मशीन लगाई कल आपकी मशीन खराब हो गई। मशीन्स आपकी चलती रहती हैं और ये आपकी प्रोडक्शन करती हैं, मशीन्स आपकी फर्दर प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। सो कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हो गए, जो सालों साल चलते रहते हैं, जिनकी बहुत हाई वैल्यू होती है, और ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मीन्स एक जगह आपने मशीन लगा दी, अब बस लगी रहेगी, अब उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। और ये मशीन जो है फिक्स्ड एसेट्स होती है, और ये मशीन जो है ये आपकी हमेशा सारी मशीन जो है ये कैपिटल गुड्स नहीं होती, हर मशीन आपकी कैपिटल गुड नहीं होती, याद रखना। वो मशीन जो आपकी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है बाय इंडस्ट्रीज, वो आपकी कैपिटल गुड है। आपने घर में कोई कपड़े सीने वाली मशीन लाई है, वो आपकी कैपिटल गुड नहीं है, ठीक है, वो आपका फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो क्या पता खराब भी हो जाए या क्या है क्या नहीं, हर मशीन आपकी कैपिटल गुड नहीं होती। वो मशीन जो इंडस्ट्रीज यूज करती है, बड़ी बड़ी मशीन, वो आपकी कैपिटल गुड है, ठीक है। घर में आप कोई नॉर्मल मशीन लाते हैं, वो आपकी कैपिटल गुड में काउंट नहीं होती। So these are the four types of goods जो क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपकी इनकम जो है हमेशा आपके पास नहीं रहती है, इनकम आपकी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती रहती है, ठीक है। तो थ्री फेसेस होते हैं आपके सर्कुलर फ्लो के, ठीक है। पहले आप प्रोडक्शन करते हैं, आपने प्रोडक्शन की, ठीक है, प्रोडक्शन से आपने इनकम जनरेट की, ठीक है। आपने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन से आपने चीजें बनाई, बेची, आपको इनकम मिली, फिर वो इनकम आपने क्या की, फिर वो इनकम आपने खर्ची, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और वो एक्सपेंडिचर आपको फर्दर प्रोडक्शन में काम आए, ठीक है। सपोज करो
फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में उन्होंने चीजें बनाई, ध्यान से सुनना, फैक्ट्री में उन्होंने चीजें बनाई, चीजें बना के बेची। जब उन्होंने चीजें बना के बेची तो उनको क्या मिली, तो उनको मिली इनकम, ठीक है। अब वो इनकम जो उनको मिली, उन्होंने फिर उनमें उस इनकम का पार्ट वेजिस के रूप में उन्होंने लेबर्स को दे दिया, ठीक है। वो इनकम उन्होंने लेबर्स को दे दी, लेबर्स ने वो इनकम लेके उसी चीज को खरीदने में पैसे खर्चे, ठीक है, या और चीजों को खरीदने में पैसे खर्चे, विच इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप एक शू फैक्ट्री में काम करते हैं, आपने शू बनाया, आपको प्रॉफिट बेचा, आपको पैसा मिला, आपने पैसा अपने लेबर को दिया, लेबर ने पैसा लिया और अपने बच्चे के लिए शूज खरीद लिए, तो लेबर ने एक्सपेंडिचर किया। वो एक्सपेंडिचर फर्दर किसके पास आया, जिसने शूज बनाए, ठीक है, जिसने शूज बनाए वो प्रोडक्शन सेक्टर, उसके पास वो पैसा आ गया, उसने फर्दर जो है उससे और उसके पास वो इनकम जनरेट होगी, तो तक आपका ये जो फ्लो है ये आपका चलता रहता है। यही आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताया गया है। इसमें तीन चीजें होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये तीन चीजें आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होती हैं। इसमें ये अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है, मीन्स आप पैसा कमाते जाओगे, लेबर्स को देते जाओगे, लेबर्स भी पैसा खर्चते जाएंगे और आपके पास पैसा आता जाएगा, वो दोबारा लेबर्स को दोगे, तो ये आपका अनएंडिंग फ्लो जो है ये चलता रहेगा। प्रोडक्शन जनरेट इनकम, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड जनरेट डिमांड, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करेगा, जब उसको पैसा मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, तो वो डिमांड करेंगे, चीजें खरीदेंगे, ठीक है, फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। एंड जस्ट जो आपका प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर है ये आपका एक दूसरे के जो है इंटरडिपेंडेंट है, ये अलग अलग नहीं है। तो यही आपको जो मैंने बताया यही है, पहले आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, फिर आपने जनरेशन की इनकम की, ठीक है, इनकम जनरेट हुई आपकी, बेची आपने, आपके पास इनकम आई और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट के बाद आपने जब उनको बेच दिया तो लेबर्स ने डिमांड की, तो उनके पास क्या आई, उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, चीजें खरीदी लेबर्स ने, और लेबर्स ने चीजें खरीदी तो पैसा वापस किसके पास आया, प्रोडक्शन सेक्टर के पास आया। क्लियर, ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी तीन फेसेस हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कौन कौन से हैं। तीन फेसेस आते हैं आपके, इसमें एक आता है फेस ऑफ प्रोडक्शन, फेस ऑफ इनकम जनरेशन, फेस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में आपकी वैल्यू एडिशन होती है, मीन्स वही वुड वाली एग्जांपल इन्होंने दिया, वुड वर्थ ₹500 इज कन्वर्टेड इनटू चेयर्स। जब आपने 500 की वुड खरीदी है तो उसको आपने चेयर में कन्वर्ट किया, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी बनी, 1000 बनी। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ वुड नहीं लगाई है उसमें, और भी उसमें वैल्यू एडिशन की हैं, और भी चीजें लगाई हैं जिनके पैसे लगे हैं। सो देयर इज वैल्यू एडिशन, कितनी वैल्यू एडिशन है, 1000 में से आप 500 निकाल लो तो कितनी, 500 की आपकी वैल्यू एडिशन हुई, ठीक है, ठीक है। और ये इसके साथ इन प्रोडक्शन चीज लेबर्स के साथ साथ और रॉ मटेरियल्स के साथ इनको यूज करते हैं और प्रोडक्शन सेक्टर वाले प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन मैंने बताया, अब जब फैक्टर सर्विसेज देगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब काम करेगा वहां पे, तो हाउस होल्ड जो है उनको क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट मिलेगी। फैक्टर पेमेंट किसकी फॉर्म में मिलती है, वेजेस के फॉर्म में, ठीक है। लैंड, अगर आपने लैंड दी है, आपने आपके पास कोई जमीन है, आपने फैक्ट्रीज वालों को वो जमीन दी है, तो आपको उस लैंड के लिए रेंट मिलेगा, वो भी आपकी फैक्टर पेमेंट है। आपने लेबर दी है, आपको वेजेस मिलेगा, ठीक है। अगर आपने मशीन्स दी हैं तो मशीन्स में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप है तो जितना भी उनको प्रॉफिट होगा, मीन्स आपने पैसा लगाया है अगर उनकी फैक्ट्रीज में, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये आपकी इनकम जनरेट हो गई, ऐसे ही हुई ना इनकम जनरेट, प्रोडक्शन सेक्टर है, उसको प्रॉफिट हुआ, उसने इनकम जनरेट की, ठीक है। अब इनकम जनरेट के बाद जब पैसा मिल गया तो उन्होंने खर्चा किया, खर्चा जो इट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए वो खर्चा किया। वही तीन चीजें जो मैंने पहले आपको बताई यही है, ठीक है। अब आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल है, ठीक है, टू सेक्टर मॉडल और इकोनॉमी। टू सेक्टर मॉडल में हम दो ही चीजें लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, टू सेक्टर मॉडल में हम दो ही चीजें लेते हैं, एक हम लेते हैं आपका प्रोड्यूसर, एक हम लेते हैं आपका हाउस होल्ड, ठीक है। ये दो ही, तभी हम इसको टू सेक्टर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको प्रोड्यूसर लेते हैं, एक हम इसमें आपको हाउस होल्ड लेते हैं।
ठीक है, तो ये 2 सेक्टर मॉडल है, इसे फटाफट करेंगे। ये आपका प्रोड्यूसर है या फर्म्स जो फैक्ट्रीज है, ये आपका हाउस होल्ड है जो आपके घर पे फैक्टर ऑफ पेमेंट आप दे रहे हो उनको, ये आपका हाउस होल्ड है। ये क्या कर रहा है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड से शुरू करते हैं। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, किस फॉर्म में दे रहा है, लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है, जिसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, रियल फ्लो मनी फ्लो हम कल के टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हाउस होल्ड ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या दे रहा है, लेबर दे रहा है, ठीक है, लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है। ये फैक्टर ऑफ पेमेंट्स जो है ये हाउस होल्ड से आपके प्रोड्यूसर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब जब प्रोड्यूसर के पास ये फैक्टर पेमेंट्स मिली, उसके बदले में प्रोड्यूसर उनको क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, ये पेमेंट्स दे रहा है, ये सर्विसेज दे रहा है। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को सर्विसेज दे रहा है और प्रोड्यूसर उन सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हाउस होल्ड है, अब जब इसने पेमेंट दे दी हाउस होल्ड को, ठीक है, अब हाउस होल्ड उस पेमेंट से क्या करेगा, हाउस होल्ड उस पेमेंट से कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, चीजें खरीदेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर करेगा, चीजें खरीदेगा, और जब वो चीजें खरीदेगा, ठीक है, तो उसके बदले में प्रोड्यूसर उनको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। ठीक है, आपने पैसा दिया उनको तो बदले में आपको शर्ट भी तो मिली, चीज मिली, वो कहाँ से मिली, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से मिली। तो आई होप ये 2 सेक्टर मॉडल बहुत सिंपल था। पहले प्रोड्यूसर ने इसको क्या दिया, पहले हाउस होल्ड करते हैं, पहले हाउस होल्ड ने इसको क्या दिया, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर इसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, इसकी पेमेंट दी कि आपने मुझे लेबर दिया है, आपने मेरे लिए काम किया है, तो बदले में पैसे ले लो। क्लियर। फिर इसके बाद हाउस होल्ड को जब पैसा मिल गया, फिर हाउस होल्ड ने क्या किया, इस पैसे के बदले में इसको जो है एक्सपेंडिचर किया, चीजें खरीदी। ठीक है, पहले वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा, तभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो चीजें खरीदेगा, चीजों के बदले में ये इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये है आपका 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, बहुत ही इजी था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी है, लेकिन इसमें आपकी एक चीज और आ जाती है, देखो इतनी चीज आपकी क्लियर है। ठीक है, बस बीच में आपकी क्या आ जाती है, मनी मार्केट आ जाती है। ठीक है, वही है, यही आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, यही आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है इसको फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है और प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसको क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। ठीक है, फिर हाउस होल्ड उस फैक्टर पेमेंट से कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है और फिर वो उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज और बनाई जा रहा है और दे जा रहा है। लेकिन इसके बीच में एक और चीज आती है आपकी हाउस होल्ड, इसके बीच में आपकी एक चीज और आती है विच इज मनी मार्केट। ये मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट में आपकी सेविंग का कंसेप्ट आ जाता है। देखो ऐसा तो नहीं है, हाउस होल्ड ने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, लेबर कैपिटल, आपने हाउस होल्ड को पैसे दिए, तो वो सारे के सारे पैसे जो है हाउस होल्ड ने आपकी चीजें खरीदने में लगा दिए, ऐसा तो नहीं है। हाउस होल्ड कुछ ना कुछ सेव भी तो करेगा ना, तो यहाँ पे आपका सेविंग का कंसेप्ट आएगा। तो हाउस होल्ड आपका कहाँ पे सेव करेगा, कहाँ सेव करेगा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेव करेगा बैंक्स में। ठीक है, अब हाउस होल्ड ने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, आप लेबर ले लो, हाउस होल्ड ने आपको लेबर दिया, आपने उस लेबर के बदले में हाउस होल्ड को पैसा दिया, तो हाउस होल्ड ने वो सारा पैसा तो नहीं खर्चा आपकी चीज के ऊपर, थोड़ा उसने सेव भी किया बैंक में, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट आ जाता है। अब वो पैसा हाउस होल्ड क्या करेगा, सेव करेगा। मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, जैसे आपको बैंक्स वगैरह आ गए, हाउस होल्ड यहाँ पे वो पैसा आपका सेव करेगा। और वो पैसा जो आपने सेव किया है, आपने कंसेप्ट सुना होगा क्रेडिट क्रिएशन, 12th में सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स जो आप सेव करते हो वो पैसा जो बैंक है वो आगे जाके फर्दर जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज है इनको एज ए लोन देता है। ठीक है, पता है, जो आप सेव करते हो ये एज ए लोन बैंक को दिया जाता है, और बैंक जब वो लोन रिटर्न करता है विद इंटरेस्ट, तो आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिलता है। ठीक है, तो वैसे जो हाउस होल्ड है वो सेव करेगा मनी मार्केट में, और मनी मार्केट वही सेविंग से जो क्या है, फर्म क्या करेगी, बोरोइंग करेगी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा लगाएगी अपनी इंडस्ट्री से, बैंक से पैसा लेके, और बैंक में पैसा कहाँ से आएगा, जो हाउस होल्ड ने सेव किया होगा। ठीक है, क्लियर।
तो ये था आपका टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें आपका मनी मार्केट भी आ जाता है। इसमें आपका किसका कंसेप्ट आ जाता है? मनी मार्केट का, बैंक्स का कंसेप्ट आ जाता है कि जो है मैंने फर्म खोली है तो मुझे पैसा चाहिए तो मैं बैंक से लोन लूंगी। तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा आएगा जो हाउस होल्ड ने सेव किया होगा। और हाउस होल्ड ने कहाँ से सेव किया होगा? जो इन्होंने ही उनको दिया होगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। ठीक है, क्लियर? सो हियर ऑल द इनकम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन। जैसे मैंने बोला, सारी की सारी इनकम आपकी कंजम्पशन खर्च नहीं होगी, आप इसमें से कुछ सेव भी करोगे। और सेविंग जो है आपकी इन्वेस्टमेंट, वही सेविंग जो आप सेव करोगे वही एज ए इन्वेस्टमेंट यूज होगी। क्यों? क्योंकि फर्म वो पैसा लेगी और चीजें बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट ही हुई। तो ये आपका, ये ध्यान से, इनकम किसके इक्वल है आपकी? इनकम में दो चीजें होती है, आपके पास पैसा आया, एक आपने खर्चा और एक आपने सेव किया, दो चीजें की। सेविंग आपकी किसके इक्वल है? जो आपने सेव किया वो एज ए इन्वेस्टमेंट जाएगा फर्म के पास। ठीक है, सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट की इक्वल है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट की इक्वल आ गई। क्यों? क्योंकि आपकी सेविंग किसके इक्वल है? इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो यही है, इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट की इक्वल है, इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब थ्री सेक्टर मॉडल भी देख लेते हैं। थ्री सेक्टर मॉडल में दो चीजें तो वही है, यहां तक आपकी वही चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, यहां तक आपकी वही चीजें हैं। ये मनी मार्केट है, ये प्रोड्यूसर है, ये हाउस होल्ड है। इन्होंने इसको वो दिया, इन्होंने सेविंग की, बोरिंग मनी मार्केट में इन्होंने बोरिंग की, और जो इन्होंने सेविंग की वो उन्होंने बोरिंग की। तो ये चले जा रहा है। बीच में अब एक सेक्टर और आ जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर। इसलिए हम इसको थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें आपका प्रोडक्शन सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। ठीक है, सो क्या किया, अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फर्म्स को क्या प्रोवाइड करती है? एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी बोला, गवर्नमेंट सिर्फ चीजें बनाती नहीं है, गवर्नमेंट फर्म से चीजें खरीदती भी है, ताकि प्राइसेस ज्यादा लो ना हो, डिमांड ज्यादा कम ना हो। ठीक है, सो गवर्नमेंट क्या करेगी? फर्म से चीजें खरीदेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो फर्म्स को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। याद रखना, दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट फर्म के लिए करती है, सबसे पहले चीजें खरीदती है, फिर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसके बदले में गवर्नमेंट उनसे क्या लेगी? टैक्स लेगी। ठीक है, इसके बदले में गवर्नमेंट उनसे क्या लेगी? टैक्स लेगी। ये हो गया गवर्नमेंट और प्रोड्यूसिंग सेक्टर का। गवर्नमेंट ने पहले प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इंडस्ट्री से चीजें खरीदी, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सब्सिडीज भी दी, लेकिन बदले में गवर्नमेंट ने उनसे क्या लिया? टैक्सेस ले लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाउस होल्ड की। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या देती है हाउस होल्ड को? ट्रांसफर पेमेंट्स। मीन्स आपकी जैसे ओल्ड एज पेंशन हो जाती है, या बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती है, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट ही देती है ये सब चीजें। ये सब चीजें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? जो आप लोग टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। सो क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर में गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर पेमेंट्स देगी, लेकिन बदले में आपसे क्या लेगी? टैक्स लेगी। प्रोडक्शन सेक्टर में गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, चीजें खरीदेगी, लेकिन बदले में क्या लेगी? टैक्स लेगी। क्लियर? So government taxes the household and offers them transfer payments like scholarship हो गई, old age pension हो गई, ये सब चीजें क्या करेगी? गवर्नमेंट हाउस होल्ड से लेगी, देगी। गवर्नमेंट टैक्सेस द प्रोड्यूसर, और क्या करती है? वो सब्सिडीज देती है, और क्या करती है? एक्सपेंडिचर भी करती है। गवर्नमेंट बाय भी करती है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड मेक मनी। वही लिखा है सारा जो डायग्राम में। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीओटी के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट से करेंगे। द टर्म मेट्रो हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आपको पता होना चाहिए ये आपको कौन से वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड से लिया गया है या ग्रीक वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना। सो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बी आंसर। हाउ मेनी फेसेस ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? कौन कौन से फेसेस थे प्रोडक्शन के? सो देयर आर थ्री फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से थे? सबसे पहले क्या आएगा? प्रोडक्शन आएगी, आप प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करोगे। ये फेसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे, प्रॉफिट होगा तो फर्म्स में दोगे। फर्म्स क्या करेगी? एक्सपेंडिचर करेगी।
फॉर्म क्या करेगी, फॉर्म एक्सपैंड करेगी, आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके आपने फैक्टर ऑफ फैक्टर पेमेंट्स की, ठीक है, अच्छा याद रहेगा आपको, फैक्टर पेमेंट की, जब आपको बेनिफिट हुआ आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूट की, जब उनके पास आई उन्होंने एक्सपैंड किया, और एक्सपेंडिचर किस पे किया, प्रोडक्शन सेक्टर में किया, तो प्रोडक्शन सेक्टर ने दोबारा से चीजें बनाना शुरू कर दी, तो ये आपका सर्कुलर फ्लो है, ये आपके फेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। तो कितनी फेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, 1 2 3, 3 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। कैपिटल गुड्स की कैसी होती है, हाई वैल्यू होती है, लो वैल्यू होती है, मैंने पहले बताया कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो ड्यूरेबल होता है, जो ज्यादा देर तक चलते हैं, और जो चीजें ज्यादा देर तक चलती है महंगी होती है, सस्ती महंगी होती है, ठीक है, सो इसकी हाई वैल्यू होती है। विच गुड आर सिंगल यूज ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे कौन से गुड है सिर्फ सिर्फ एक बार यूज किया, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, सिंगल यूज किया, सिर्फ इसका सिर्फ एक बार यूज किया और खत्म, ये है आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर। इन सर्कुलर फ्लो ऑल दीज एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने बोला ये 3 एक्टिविटीज जो मैंने सर्कुलर फ्लो में बताई थी आपकी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद आपने एक्सपेंडिचर किया, नहीं प्रोडक्शन के बाद आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन्होंने एक्सपेंडिचर किया उस इनकम से, हाउस होल्ड ने, और किस पे एक्सपेंडिचर किया, प्रोडक्शन सेक्टर पे ही एक्सपेंडिचर किया, उन्होंने जब उनके पास वो एक्सपेंडिचर का पैसा पहुंचा उन्होंने दोबारा चीजें बनाई, फिर दोबारा से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, दोबारा से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की तो दोबारा से खर्चा हुआ, तो ये सब चीजें क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होता है आजाद, आजाद नहीं है, दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीयूटी के। आई होप आज जितनी भी टॉपिक्स हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ गुड, सर्कुलर फ्लो, 2 और 3 सेक्टर, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 सेक्टर में आपके कौन कौन से आते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, और 3 सेक्टर में आते हैं प्रोडक्शन, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर। प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेम ही है, बस गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों को टैक्स लेती है, दोनों से बदले में प्रोडक्शन को सब्सिडीज देती है, और बदले में हाउस होल्ड को क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स देती है। क्लियर है। और कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पे जाइए, उस पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं फ्री में प्रोवाइड है, और डेली प्रैक्टिस शीट भी आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू।